क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस खूंखार विलन से हीरो पूरी फिल्म में लड़ रहा था वो विलन कभी था ही नहीं। वेलकम टू द डार्क, ब्रूटल एंड ट्विस्टेड वर्ल्ड ऑफ टॉक्सिक, ए फेयरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स, जहां एक बाप अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देता है, एक बहन अपने भाई के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और एक बदले की आंख पूरे एम्पायर को खत्म कर देती है। लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में जब हीरो अपने ही छोटे बच्चे के गले पर हाथ रखता है तब दिमाग के खच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस टिकट को वो पूरी फिल्म में अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था। मूवी की शुरुआत होती है एक सर्कस के सेट से। वहाँ नादिया एक्सट्रीम पेन और ग्रीफ के साथ नशे में अपने बेटे टिकट को बुलाती है। टिकट एक जोकर के मेकअप में अपनी माँ के पास आता है। नादिया उसे बोलती है चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं। एक दिन ये रंग बिरंगी जिंदगी अपने सारे रंग खोकर कोरा कागज बन के आँख की लपट में गिर जाएगी। तब याद रखना आँख के सामना आग बन के ही करना। ये बोल के वो पागलों की तरह हंसने लगती है और आगे कहती है अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हारे डैडी आ रहे हैं, उनके सामने राजकुमार बन के ही जाना। आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम्हारे डैडी तुम्हारे नाम रखेंगे। टिकट रोता है और बोलता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन नादिया चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारे डैडी मुझसे नफरत करते हैं और टिकट को जबरदस्ती उसके डैडी का वेलकम करने भेज देती है। टिकट दौड़ता है और सर्कस की हर एक लाइट ऑन कर देता है। इधर नादिया एक बैलेंसिंग रिंग के साथ ऊपर उठने लगती है। उसके जूतों में एक बॉम्ब का ट्रिगर होता है। रिंग के ऊपर पहुंचते ही वो ट्रिगर छूट जाता है और पूरा सर्कस एक खौफनाक ब्लास्ट में तबाह हो जाता है और नादिया अपने आप को यहाँ ऐसे खत्म कर लेती है। टिकट ये सब बाहर से देखते हुए जोर जोर से ताली बजाने लगता है। ये उसके अंदर के एक्सट्रीम पेन की निशानी थी। वो वही बैठ के अपने बाप का इंतजार करता है। कुछ ही देर में उसका बाप आता है, लेकिन वो इंसेन बाप टिकट को एक कार में बैठाता है और कार को नदी में गिरने के लिए छोड़ देता है। बैकग्राउंड में नरेशन होता है, जो अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार सकता है वो इंसान नहीं हैवान है। इस टॉक्सिक बंदे की हर एक टॉक्सिसिटी चखने मूवी हमें ले जाती है 1947 के गोवा में। उस वक्त गोवा का लगाम साल्वाडोर के हाथ में था। साल्वाडोर की भाई फर्नांडिस के बेटे एस्टेबन के किसी ने खून कर दिया था। फर्नांडिस गुस्से में साल्वाडोर के घर जाता है। वहाँ साल्वाडोर की वाइफ एलिजाबेथ फर्नांडिस को बोलती है इतने सालों से साल्वाडोर ने तेरी शक्ल तक नहीं देखी, तुझे लगता है वो तुझे गोद में बिठाएगा? फर्नांडिस पलट के बोलता है तू उसके रिश्ते वाले नहीं बिस्तर वाली है, तेरी औकात नहीं मुझसे ऐसे बात करने की। एलिजाबेथ जवाब देती है मुझे कम से कम बिस्तर तो दिया, मुझे तो बिस्किट भी नहीं डालेगा। फर्नांडिस बोलता है कि उसके बेटे का फ्यूनरल पीसफुली होना चाहिए और साल्वाडोर को बोल दे कि वो उसका इंतजार करेगा। फ्यूनरल पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और चारों तरफ आर्म्ड बॉडीगार्ड्स खड़े थे। गेट के बाहर एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक शराबी बुढ़ा उतरता है। गार्ड्स उसे इग्नोर करते हैं। वो बुढ़ा कार के सस्पेंशन के पास एक पंपिंग मशीन फिट करता है और एक लंबी वायर जमीन के अंदर से कब्रिस्तान के अंदर तक निकालता है। कार जोर जोर से हिलने लगती है। सस्पेंशन स्प्रिंग पंपर को पंप करता है और एक जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वहीं धमाके के साथ ही एंट्री होती है गंगा की बाइक के साथ और उसका भाई फिल्म का रूथलेस एंटी हीरो राया। दोनों मिलकर फर्नांडिस के सारे आदमियों को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। इस बीच फर्नांडिस का एक आदमी गंगा को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी साल्वाडोर अपनी वाइफ एलिजाबेथ के साथ वहां पहुंचता है। साल्वाडोर राया से पूछता है मेरी सिटी में आके मेरे ही फैमिली पे हमला करने में डर नहीं लगा? राया बोलता है डर तो उसे लगता है जो डर डर के जीता है। साल्वाडोर अपनी गन अपने ही भाई फर्नांडिस पे तानता है अब और बोलता है कि इस हरामी को अभी तक जिंदा क्यों रहने दिया। वो गन राया को देता है और राया वो गन गंगा को दे देता है। गंगा बिना किसी हिचकिचाहट के फर्नांडिस को खत्म कर देती है। वहीं गंगा और राया बचपन से ही ऐसे खूनी माहौल में पले थे कि उनके लिए जिंदा रहना मतलब सिर्फ लड़ना था। ईयर 1920 में मेडहॉल में जब राया पैदा हुआ था उसकी माँ ने पैसे की लालच में अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया था। राया ने पैदा होते ही अपने बाप का खून अपने मुंह पे चखा था। गंगा राया से पूछती है साल्वाडोर ने हमारी तरफ गेम क्यों पलटा? राया बोलता है अपने फायदे के लिए, उसे गोल्ड रूट ओपन करना था
और उससे पता है कि यहाँ बिजनेस सिर्फ हम ही फैला सकते हैं। दोनों भाई बहन का एक ही गोल था, अपने पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाना और पूरे शहर पर राज करना। राया और सल्वाडोर हाथ मिला लेते हैं। राया सल्वाडोर के लिए रास्ता बनाता है और स्मगलिंग के ट्रेड चैनल्स ओपन कर देता है। राया की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि सल्वाडोर के दूसरे गैंग मेंबर्स उससे जलने लगते हैं। चाइना से आए सिंडिकेट मेंबर्स राया से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि अगली बड़ी चीज कैसीनो है, जिसके लिए उसे चाइना आना पड़ेगा, पर राया पहले इसे मना कर देता है। दूसरी तरफ सल्वाडोर की बेटी रेबेका, जो हमेशा नशे में रहती थी, उसकी नजर राया पर पड़ती है। राया ने एक बड़ी महफिल में उसकी इज्जत उछाल दी थी। इस वजह से रेबेका उसकी तरफ और खींची चली आई। उनका एक फेमस लाइटर सीन होता है। राया पहले खुद की सिगरेट जलाता है और लाइटर फेंक देता है, जिसके बाद रेबेका को आगे आकर खुद सिगरेट जलानी पड़ती है। धीरे धीरे दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप और अटैचमेंट बढ़ने लगता है। गंगा का एक ही एम था, अपने भाई को पूरे सिंडिकेट का मालिक बनाना। सल्वाडोर अपने पार्टनर्स के विरोध को दबाने के लिए अनाउंसमेंट करता है कि राया उसकी बेटी रेबेका से शादी करेगा और उनकी फैमिली का हिस्सा बनेगा। शहर में एक नया सर्कस शुरू होता है, जिसकी मेन शो स्टॉपर होती है नादिया। नादिया को देखते ही राया की नजर उस पर अटक जाती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और उसका भाई टोनी मिलकर राया और गंगा को मारने का प्लान बनाता है। वो सर्कस के एक आदमी विक्टर के साथ मिलते हैं और पोर्तुगीज गवर्नमेंट की भी हेल्प लेते हैं, क्योंकि राया बेवकूफ था और सरकार भी उससे परेशान थी। पोर्तुगीज गवर्नमेंट उन प्रिजनर्स को रिहा करती है जिन्हें फांसी होने वाली थी, और उन्हें मास्क पहनाकर सर्कस में घुसा देती है। सर्कस में कारोबार शुरू होता है। नादिया की खूबसूरती देखकर राया खामोश हो जाता है। प्रोग्राम खत्म होने पर जब नादिया अपने रूम में जाती है, राया उसके पीछे चला जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक जोकर सस्पिशियस तरीके से उसकी तरफ आ रहा है। राया गन निकालता है। जोकर भी फायरिंग करता है, लेकिन राया उसे मार गिराता है। राया देखता है कि तांबू के अंदर बहुत से सर्कस वाले मरे पड़े हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप था। फायरिंग शुरू हो जाती है। राया जैसे तैसे सल्वाडोर को बचाता है, जिसे ऑलरेडी एक गोली लग चुकी थी। राया मुखबिरी की पता लगाने नादिया के पास जाता है और पूछता है, विक्टर के बारे में क्या जानती हो? नादिया बोलती है कि वो मारा जा चुका है और उसे कुछ नहीं पता। राया पूछती है, एक दिन का कितना लेती है तू? नादिया गुस्से में राया के मुंह पर थूक देती है, मैं फिर से लौट के आऊंगा। अगर सही जवाब नहीं हुआ तो तुझे जिंदा जला दूंगा। एलिजाबेथ रेबेका के पास जाती है और भटकाती है कि जो राया गोली चलाने में 1 सेकंड नहीं लगा था, उसने नादिया को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। रेबेका गुस्से में नादिया को पकड़ती है। टोनी और एलिजाबेथ उसे टॉर्चर करते हैं। रेबेका टोनी को बोलती है कि नादिया पर दारू छिड़ककर उसे जला दे। जैसे ही टोनी आग लगाने वाला होता है, राया वहां आ जाता है। टोनी राया के गिरेबान पकड़ता है, जिस पर राया उसके गले पे पैर रखकर बोलता है, अपनी हद में रहो, किसके गिरेबान में हाथ डाल रहे हो? बाद में राया खुद नादिया से मिलता है। नादिया अपने ही नस काट लेती है और बोलती है, मेरी वफादारी ऐसे ही साबित होगी। राया उसे बचाता है और बोलता है, अगली बार नस अच्छे से काटना ताकि पूरी मर जाए। नादिया बताती है कि विक्टर का एक जुड़वा भाई था जो कपड़ों के नीचे छुपा रहता था, यानी जो मरा था वो विक्टर नहीं, उसका भाई था। इसके बाद राया टोनी को पकड़कर टॉर्चर करता है। एलिजाबेथ वहां आती है। टोनी अपनी बहन एलिजाबेथ को बचाने के लिए पूरे ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। तभी गंगा एलिजाबेथ के हाथ में नाइफ देती है और बोलती है, अगर तू इनोसेंट है तो अपने भाई को मारकर वफादारी साबित कर। एलिजाबेथ को अपने ही भाई टोनी को खुद अपने हाथों से मारना पड़ता है, जिसे वो बेहद नफरत और गुस्से में भर जाती है। धीरे धीरे राया और नादिया के बीच अफेयर इंटेंस हो जाता है। राया नादिया को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे उसकी माँ ने बाप को मारा, बहन गंगा को कोठे पे भेजने की कोशिश की और फिर राया ने अपनी माँ को मारा। उस दिन ने गंगा ने खुद को बेच कर राया को पाला है, इसलिए गंगा की बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। रेबेका गुस्से में राया को बोलती है कि तू एक जानवर है। सल्वाडोर भी राया को वार्निंग देता है कि उसकी बेटी के आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। गंगा नादिया को समझाती है कि वो राया की जिंदगी से दूर हो जाए, लेकिन नादिया बोलती है कि ये सच्चा प्यार है। गंगा बोलती है, मेरे भाई को देखते ही तेरे कपड़े उतर जाते हैं, इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं।
राया गंगा के कहने पर रेबेका के पास लौट जाता है और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। पर तभी सल्वाडोर को पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट है और बच्चा राया का है। सल्वाडोर नादिया को पकड़ के लाता है और बोलता है कि इस बच्चे और नादिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। राया का दिमाग घूम जाता है। गंगा राया को बोलती है, तू कोई राजा नहीं है जो झुक के कूटनीति बनाए, तू एक योद्धा है जो राजा को मार के उसकी गद्दी पे बैठता है। जो ठीक लगे वही कर। राया वही करता है। वो सबके सामने सल्वाडोर और उसके लोगों को ब्रूटली मार देता है। रेबेका आकर राया को 4 गोलियां मारती है। राया अपनी गन नीचे डाल देता है। तभी गंगा पीछे से आकर रेबेका के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। गंगा घायल राया को लेकर भागती है, पर सल्वाडोर के लोग और एलिजाबेथ उन्हें घेर लेते हैं। गंगा राया के दोस्तों के साथ उसे भेज देती है और खुद उन्हें रोकती है। एलिजाबेथ गंगा को पकड़ लेती है और नादिया के हाथ में गन देकर बोलती है, अगर तूने गंगा को नहीं मारा तो तेरे पेट के बच्चे को मार दूंगी। गंगा चिल्लाकर बोलती है, मुझे मार दे नादिया, तू मेरे भाई से प्यार करती है, ये बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी है, मुझे मुक्ति चाहिए। नादिया गोली चला देती है और गंगा मर जाती है। एलिजाबेथ हंसकर नादिया से कहती है, अब जब भी राया तेरे साथ सोएगा उसे महसूस होगा कि तेरे जिस्म उसकी बहन गंगा के खून से लथपथ है, वो तुझे कभी नहीं अपनाएगा। राया की बॉडी से बुलेट निकाली जाती है। ठीक होने के बाद वो पोर्तुगीज और सल्वाडोर के बाकी लोगों को खत्म करता है और चाइना चला जाता है। चाइना में वो निकोलस के लिए काम करना शुरू करता है। निकोलस के एनिमीज को मारकर वो वहाँ कैसीनो का बड़ा धंधा खड़ा करता है। पोर्तुगीज गोवा छोड़ देता है। राया के दोस्त बोलता है कि गोवा लौटने का ये सही टाइम है। राया लौटता है, लेकिन तभी पहला सीन रिपीट होता है। नादिया सर्कस में खुद को बॉम्ब से ब्लास्ट कर लेती है और राया अपने बेटे टिकट को गाड़ी में बांध के नदी में फेंक देता है। सालों बाद राया इंडिया और चाइना दोनों जगह अपना एम्पायर फैलाता है। वो दारू, लड़कियों और ऐशो आराम में डूबा रहता है, पर अंदर से गंगा और नादिया के गम में टूट चुका होता है। एक दिन मलीशा नाम की लड़की उसके बंगलों पर आती है। वो बताती है कि उसके बाप ने राया के कैसीनो में सब हार कर खुद को खत्म कर लिया है। वो अपने शरीर पे बॉम्ब बांध के आई होती है। राया खुद डर बिना बॉम्ब का ट्रिगर दबाने लगता है। मलीशा डर जाती है। राया बॉम्ब बाहर फेंक देता है। यहाँ से इन दोनों का रिलेशन फिर से शुरू हो जाता है। मलीशा प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक बेटा होता है। दूसरी तरफ नादिया का बेटा टिकट बड़ा हो चुका था। वो बचपन में अपनी माँ के शो के बचे हुए टिकट्स बेचता था, इसलिए उसने अपना नाम टिकट रखा था। टिकट एक खूंखार साइको बन चुका था जो राया के लेगेसी को तबाह करना चाहता था। मेलिसा की डिलीवरी के दिन टिकट राया पर हमला करता है। फिर वो निकोलस के बिजनेस और कैसीनो में ब्लास्ट करने लगता है। यहाँ तक कि टिकट निकोलस के बेटों को भी मार देता है ताकि निकोलस राया के खिलाफ हो जाए। क्रिसमस के दिन टिकट सांता क्लॉज बन के राया के कमरे में आता है। मलीशा अपने बच्चे को लेकर भागती है, पर टिकट उन्हें किडनैप कर लेता है। राया को एक रॉड से बेहोश कर दिया जाता है। राया को होश आता है एक स्नोई एरिया में। टिकट अपने बाप राया को गालियां देता है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी और तुम्हारी बहन मरी। राया गुस्से में टिकट पर हावी हो जाता है और दोनों में ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। टिकट बताता है कि उसने राया के छोटे बेटे को आइसबर्ग पर डाल दिया है। राया जैसे तैसे अपने छोटे बेटों को बचाता है। राया टिकट को बहुत मारता है, पर जान से नहीं मारता क्योंकि वो नादिया का बेटा है। राया पूछता है, तू क्यों आया मेरी जिंदगी में? टिकट बोलता है, मेरी माँ की जिंदगी लेने के बाद तूने कैसे सोच लिया कि तू चैन की मौत मरेगा? मैं तेरी आंखों के सामने तेरी नई वाइफ और बच्चे को मारूंगा। राया बोलता है, तेरी माँ की वजह से मेरी बहन मरी। टिकट बोलता है, मेरी माँ की वजह से नहीं, तेरी वजह से तेरी बहन मरी। तू कायर था जो लौट के नहीं आया। राया रोता है, टिकट से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी बहन के प्यार में अंधा था। निकोलस के आदमी वहाँ हमला कर देते हैं। राया और टिकट मिलके उन सभी को मारते हैं। मेलिशा अपने छोटे बच्चे के साथ कार में भागती है। टिकट राया से बोलता है, पापा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी बाप का प्यार चाहिए। राया बोलता है, मैं तुझे नहीं ले जा सकता, मेरी लड़ाई खुद से है, तू अपनी जिंदगी जी। टिकट गुस्से में आकर राया पर गोली चला देता है। राया नीचे गिर जाता है। कार से छोटा बच्चा उतरकर डैडी डैडी चिल्लाता है।
राया उठता है और अपने बच्चे को पास बुलाता है, लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। राया देखता है कि सामने कोई टिकट नहीं था, राया ही खुद टिकट बन जाता है। वो अपने ही छोटे बच्चे का गला पकड़ के हवा में उठा लेता है। फिर से राया को होश आता है, वो बच्चे को छोड़ता है और मेलिसा के पास भेज देता है। मूवी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जब सर्कस ब्लास्ट हुआ था और राया ने छोटे टिकट को कार में बांध के नदी में फेंका था, तब टिकट डैडी डैडी चिल्लाते हुए पानी में डूबकर मर गया था। राया उसे बचाने के लिए नीचे कूदा था, जिसे राया का सर एक भारी पत्थर से टकराया था। राया उस दिन अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था और उसे एक बीमारी ने पकड़ लिया था, जिसका नाम था सिजोफ्रेनिया। टिकट नाम का कोई इंसान बड़ा हुआ ही नहीं था। सर्कस के ब्लास्ट के बाद से अब तक जितना भी हमला हुए, जितने तबाही हुई, जो भी ब्रूटल मर्डर्स हुए, वो सब किसी टिकट ने नहीं बल्कि खुद राया ने अपने अंदर के टिकट के ऑल्टर ईगो बनकर किया था। वो खुद से ही बदला ले रहा था, खुद से ही लड़ रहा था और खुद को ही पनिशमेंट दे रहा था। एंडिंग में राया उस जगह पहुंचता है जहां निकोलस के लोग लड़ रहे थे। राया गुस्से में निकोलस पर मिसाइल डालकर उसे खत्म कर देता है। हवा में उसे हर तरफ जोकर्स दिखते हैं। फिर राया को अपने सामने छोटा टिकट दिखता है, वही बच्चा टिकट जो सर्कस वाले दिन था। वो छोटा टिकट भागते हुए राया के गले लगने आता है। तभी एक बहुत बड़ा बर्फ के तूफान आता है और राया हमेशा के लिए उस तूफान में समा जाता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।